Assalamu alaikum class 4. This is our social studies class. Our topic is lesson number 5 population. Class कल हमने रीड किया था फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, यानी कौन से वो फैक्टर हैं जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन पे अफेक्ट करते हैं. इनमें से हमने दो को डिस्कस किया था, वेदर एंड क्लाइमेट, बेसिक नीड्स एंड अमेनिटीज़. आज हम डिस्कस करेंगे टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड एरियाज़, मींस ऐसे एरिया जहाँ पे न्यू टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है. ठीक है, मोर डिवेल्प्ड एंड टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड एरियाज़ आर थिकली पॉपुलेटेड बिकॉज पीपल फाइंड वर्क एंड फॉलो अ पर्टिकुलर कैरियर पाथ देयर. फॉर एग्जाम्पल, पंजाब इज़ मोर डिवेल्प्ड than other provinces and its population is increasing day by day. Similarly, some cities such as Karachi, Lahore, Faisalabad, Sialkot and Gujranwala are more populated because they provide labor for textile factories and steel works etc. ठीक है क्लास, अब इसमें क्या है कि इन इलाकों की आबादी जहाँ पे टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है वहाँ आबादी ज़्यादा होती है. ठीक है, क्योंकि वहाँ लोगों को रोज़गार मिलता है, जॉब्स मिलती हैं. ठीक है, अब पंजाब की यहाँ पे एग्जांपल दी गई है कि पंजाब जो है ये आबादी के लिहाज से मतलब बड़ा सूबा है. ठीक है, इसकी आबादी ज़्यादा है. वो इस वजह से ज़्यादा है क्योंकि अगर यहाँ पे एडवांस्ड टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है. क्लास अगर हॉस्पिटल्स की बात की जाए, ठीक है, तो हॉस्पिटल्स में भी एक्सरे वगैरह के लिए टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है, जैसे हड्डियों वगैरह का मुआयना करने के लिए. ठीक है, एक्सरे मशीन्स यूज़ की जा रही हैं. स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो प्रोजेक्टर्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं. इंटरनेट की सहूलियात मैसर हैं, कंप्यूटर्स हैं. ठीक है, एग्रीकल्चर के हिसाब से बात की जाए तो एग्रीकल्चर्स के लिए थ्रेशर मशीन्स, ठीक है, इस तरह की मशीन्स भी अवेलेबल हैं. और दूसरी जदीद मशीन्स भी जो है वो फसलों की पैदावार के लिए बीज अच्छे पैदा किए जा रहे हैं. ठीक है, और इस तरह क्लास फैक्ट्रीज़ हैं, ठीक है, इनमें टेक्नोलॉजी को यूज़ करके यूज़ किया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की हो सके. इस वजह से लोगों को रोज़गार भी मिलता है. ठीक है, यहाँ पे दूसरा जो बताया गया है, कराची, लाहौर, फैसलाबाद और सियालकोट, गुजरांवाला, इनकी भी आबादी ज़्यादा है क्योंकि यहाँ भी लोगों को रोज़गार मैसर हैं क्योंकि वो भी फैक्ट्रीज़ वगैरह में काम करते हैं क्योंकि वहाँ पे टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है. ठीक है, जैसे यहाँ पे बताया गया है टेक्सटाइल फैक्ट्री, स्टील वर्क्स. ठीक है, मींस के टेक्सटाइल फैक्ट्रीज़ होती हैं जहाँ पे कपड़ा बनाया जाता है. अब जो टेक्सटाइल फैक्ट्रीज़ हैं और स्टील वर्क्स मतलब जहाँ पे स्टील का काम किया जाता है. ठीक है, और इस तरह की दूसरी फैक्ट्रीज़ हैं, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मज़दूर काम करते हैं क्योंकि वहाँ पे उनको टेक्नोलॉजी जो है वो मैसर है. ठीक है, मींस टेक्नोलॉजी मशीन्स वगैरह होंगी, काम तेज़ होगा. ठीक है, और अच्छा भी होगा. लोग इसलिए जो है वो यहाँ पे ज़्यादा मतलब काम करते हैं क्योंकि उनको यहाँ पे जॉब्स मिल रही हैं. ठीक है, इसलिए इन इलाकों की आबादी ज़्यादा है. नेक्स्ट है शेप एंड एल्टीट्यूड ऑफ लैंड. ठीक है, हम देखेंगे कि ज़मीन की शेप कैसी है और उसकी ऊंचाई. People get settled in plain areas more easily because steep slopes in hilly areas don't provide land for agriculture, industry, etc. The Indus Plain is more populated than the northern mountainous एरियाज़. ठीक है, अब यहाँ पे क्या है क्लास के उन्हें बताया कि जो प्लेन एरियाज़ हैं, मींस के जो मैदानी इलाके हैं, वहाँ पे लोगों की आबादी ज़्यादा है. वो इस वजह से ज़्यादा है क्योंकि ये जो प्लेन एरियाज़ होते हैं, ठीक है, मैदानी इलाके जो ये बिल्कुल प्लेन होते हैं, इन पे कोई स्लोप वगैरह नहीं होती. जबकि हिली एरियाज़ जो है वहाँ पे स्लोप्स होती हैं. ठीक है, इस वजह से वो एरिया एग्रीकल्चर के लिए, ज़राअत के लिए, इंडस्ट्री के लिए मौजू नहीं है क्योंकि प्लेन एरियाज़ जो है वो बिल्कुल मतलब मैदानी इलाके बिल्कुल प्लेन होते हैं. ठीक है, जहाँ पे फसलें भी आसानी से लगाई जा सकती हैं. ठीक है, फैक्ट्रियाँ भी आसानी से लगाई जा सकती हैं. वहाँ की आबो हवा भी बहुत अच्छी होती है. जबकि हिली एरियाज़ की बात की जाए तो वहाँ पे ना ही क्योंकि वो जो है वो स्लोप होती है, वहाँ पे ढलान होती है. ठीक है, इस वजह से वो वहाँ पे फसलें भी नहीं उगाई जा सकती, फैक्ट्रीज़ भी नहीं होती, और वहाँ की आबो हवा इतनी ज़्यादा ठंडी होती है कि सर्द होती है. ठीक है, बहुत ज़्यादा, इसलिए वो वहाँ पे आबादी कम होती है. ठीक है, और जो इंडस प्लेन है, ठीक है, वादी सिंध है,
वहाँ की आबादी ज़्यादा है शुमाली पहाड़ी एरियाज़ की निस्बत, ठीक है, क्योंकि माउंटेनियस एरियाज़ जो है वो ठंडे होते हैं बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से और क्लास अक्सर जब बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो वहाँ पे रास्ते बंद हो जाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से वो उन इलाकों की आबादी कम है किसकी निस्बत, प्लेन एरियाज़, क्योंकि प्लेन एरियाज़ जो हैं वो हर तरह से मौजू हैं, फसलों की पैदावार के हिसाब से भी, आबो हवा के हिसाब से भी, इंडस्ट्री के हिसाब से भी, ठीक है, क्योंकि फैक्ट्रियाँ वगैरह जो हैं, फैक्ट्रीज जो हैं वो आसानी से लगाई जा सकती हैं, लोग इजीली वहाँ पे काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर, ज़राअत। एग्रीकल्चर इज़ आल्सो अ फैक्टर इन ल्यूरिंग द पीपल। पंजाब एंड सिंध हैव फर्टाइल लैंड एंड देयरफॉर टेंड टू बी मोर पॉपुलेटेड. Most of the people in these provinces rely on farm income. That is why a large population is concentrated in these two provinces. ठीक है, एग्रीकल्चर क्या है, ज़राअत, ठीक है, फसलें उगाना। तो कहता है कि जो पाकिस्तान की जो ज़्यादातर आबादी है, ठीक है, वो फसलें उगाती है, ठीक है, मीन्स देहात में रहती है, ठीक है, ज़्यादातर आबादी, और देहात में जो है फसलें उगाई जाती हैं, और पाकिस्तान अपना ज़्यादातर ज़र मुबादला, ठीक है, मतलब जो है वो जो पैसा कमाता है, ठीक है, पाकिस्तान वो ज़राअत के ज़रिए कमाता है, ठीक है, फसलों की पैदावार, फसलें उगा के जब बाहर के मुल्कों में बेचता है तो उसे ज़्यादा फ़ायदा होता है, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि एग्रीकल्चर इज़ आल्सो अ फैक्टर इन ल्यूरिंग द पीपल, मतलब एग्रीकल्चर जो है ये लोगों को अपनी तरफ एक ऐसा फैक्टर है जो लोगों को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। पंजाब और सिंध की जो ज़मीन है ये बहुत ज़रख़ेज़ है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है फसलें उगाई जा सकती हैं, चावल है, गन्ना, कपास, ठीक है, इस तरह की जो दूसरी फसलें हैं वो पंजाब और सिंध में लगाई जाती हैं। और इन दोनों सूबों की जो ज़मीन है, ठीक है, स्पेशली पंजाब की जो ज़मीन है, ठीक है, वो फसलों की पैदावार के लिहाज से बहुत अच्छी समझी जाती है, ठीक है। और इसीलिए इन इलाकों की आबादी क्या है वो इन सूबों की आबादी क्या है वो ज़्यादा है। मोस्ट ऑफ द पीपल इन दिस प्रोविंसेस रिले ऑन फार्म इनकम, ठीक है, मतलब जो है वो फार्म इनकम में जो है वो रिले करती है, फार्म इनकम, डेट इज़ वाई अ लार्ज पॉपुलेशन इज़ कंसनट्रेटेड इन दीज टू प्रोविंसेस, ठीक है। तो कहते हैं कि ज़्यादातर जो आबादी है, एक बहुत बड़ी आबादी जो है वो इन दो सूबों में है, ठीक है, इन दोनों सूबों की आबादी ज़्यादा है। इस तरह क्लास हमने टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड एरियाज, शेप एंड एल्टीट्यूड ऑफ लैंड एंड एग्रीकल्चर इनको रीड किया। अब आपने भी इनको रीड करना है और इनको अच्छे से समझना है। अल्लाह हाफिज़। Assalamu alaikum class 4. This is our computer class. Our topic is chapter number 3, more about Windows 7. क्लास हमने इसके ट्रू फॉल्स और MCQs डिस्कस कर लिए थे, ठीक है। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। ओपन योर बुक, पेज नंबर 30, आंसर द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट आर द 3 वेज ऑफ कॉपिंग और मूविंग अ फाइल आर अ फोल्डर, ठीक है। हमने 3 तरीके बताने हैं कि वो कौन से 3 तरीके हैं जिससे हम फाइल या फोल्डर को कॉपी या मूव कर सकते हैं, ठीक है, कॉपी या मूव करेंगे। आंसर है क्लास, द 3 वेज ऑफ कॉपिंग आर मूविंग अ फाइल आर अ फोल्डर आर यूजिंग द ऑर्गेनाइज मेन्यू, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू एंड ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड, ठीक है। क्लास 3 तरीके कौन से हैं फाइल या फोल्डर को कॉपी या मूव करने के। ऑर्गेनाइज मेन्यू कि सबसे पहले ऑर्गेनाइज मेन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, इसके बाद है कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, और तीसरा कौन सा है, ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड। क्लास आपकी बुक में सिर्फ ऑर्गेनाइज मेन्यू और कॉन्टेक्स्ट मेन्यू मेथड, ये 2 मेथड बताए गए हैं, ठीक है। लेकिन कॉपी और मूव करने का तीसरा मेथड भी होता है, वो है ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ विल यू क्रिएट अ न्यू फोल्डर इन विंडोज़ एक्सप्लोरर, कि आप विंडोज़ एक्सप्लोरर में नया फोल्डर कैसे बनाएंगे, ठीक है। इन द लेफ्ट पेन ऑफ द विंडोज़ Explorer screen, click the drive or the folder in which a new folder is to be created, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे कि जो विंडोज़ एक्सप्लोरर का लेफ़्ट पेन है, ठीक है, उसके वहाँ पे जो है वो हम ड्राइव पे क्लिक करेंगे, ठीक है, ड्राइव या उस फोल्डर पे जिसमें हमने न्यू फोल्डर जो है वो बनाना है, ठीक है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे। स्टेप 2 है क्लिक न्यू फोल्डर, फिर हम क्या करेंगे, न्यू फोल्डर पे क्लिक करेंगे, और या in the right pane of the Windows Explorer screen
राइट क्लिक द फोल्डर इन विच अ न्यू फोल्डर इज़ टू बी क्रिएटेड। फिर स्टेप 3 में हम क्या करेंगे कि या तो हम न्यू फोल्डर के ऊपर क्लिक करेंगे या जो राइट पेन है विंडो एक्सप्लोरर स्क्रीन का, ठीक है, वहाँ पे फ़ोल्डर जो है उसके ऊपर क्लिक करेंगे, यानी जिस फोल्डर में हमने न्यू फोल्डर बनाना है, जैसे मैंने डॉक्यूमेंट्स में बनाया था, ठीक है, तो उस फोल्डर के ऊपर जो उस पर हम राइट क्लिक करेंगे, ठीक है, यानी कि जिसमें हमने न्यू फोल्डर बनाना है। ब्रिंग द पॉइंटर टू द न्यू ऑप्शन, फिर हम क्या करेंगे कि माउस को ड्रैग करेंगे न्यू ऑप्शन के ऊपर, ठीक है। क्लिक द फोल्डर ऑप्शन, फिर हम किसके ऊपर क्लिक करेंगे, फोल्डर ऑप्शन के ऊपर। स्टेप 3 है अ न्यू फोल्डर विल अपीयर इन द राइट पेन ऑफ द स्क्रीन, ठीक है। अब न्यू फोल्डर जो है वो जो एक्सप्लोरर का विंडोज़ एक्सप्लोरर का जो राइट पेन है, ठीक है, उस पर ज़ाहिर होगा, ठीक है, मीन्स के न्यू फोल्डर वहाँ पे हमें नज़र आएगा। टू रीनेम द फोल्डर, फिर हम क्या करेंगे, उस फोल्डर को नेम देंगे, जैसे हमने वो स्कूल प्रोजेक्ट ऐसे हमने नेम दिया था। सिलेक्ट इट, फिर इसे सेलेक्ट करेंगे और क्लिक ऑर्गेनाइज, फिर ऑर्गेनाइज पे क्लिक करेंगे एंड रीनेम, ठीक है, फिर उस पर रीनेम आ जाएगा, फिर हम उसे रीनेम देंगे। जैसे जब हम ऑर्गेनाइज पे क्लिक करेंगे ना, वहाँ पे ऑप्शन आएगा रीनेम का, ठीक है, तो फिर रीनेम पे क्लिक करके फिर हम उस फोल्डर को कोई भी अपनी मर्ज़ी से नाम देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ विल यू डिलीट द कंटेंट्स ऑफ द रिसाइकल बिन, यानी कि आप रिसाइकल बिन के जो कंटेंट्स हैं, ठीक है, उसे कैसे डिलीट करेंगे। मीन्स कि जो फाइल या फोल्डर है, मतलब जो फाइल और फोल्डर को आपने डिलीट किया था, ठीक है, तो वो रिसाइकल बिन में आया था। अब रिसाइकल बिन से वो पूरा आप कैसे डिलीट करेंगे, हमने ये बताना है। टू डिलीट द कंटेंट्स ऑफ द रिसाइकल बिन क्लिक द एम्प्टी द रिसाइकल बटन, ठीक है। हम क्या करेंगे कि किस पे क्लिक करेंगे, एम्प्टी रिसाइकल बटन पे, उस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सारे कंटेंट्स क्या हैं वो डिलीट हो जाएंगे। इस तरह क्लास हमने ये क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस किया। अब क्लास आपने इनको अपनी कॉपी पे होमवर्क करना है और इन्हें अच्छे से याद करना है। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम क्लास। फॉर क्लास आप लोग पेज नंबर 54 ओपन करें। तो आज का हमारा उन्वान क्या है, नफाक का अंजाम, ठीक है। इस लेसन में मैं आपको बताऊंगी कि नफाक का क्या अंजाम होता है, नफाक का मतलब क्या है। तो नफाक का मतलब है कि एक दूसरे के बारे में बुरा सोचना, ठीक है, फसाद डालना और एक दूसरे से मतलब दुश्मनी करना, तो उसका अंजाम क्या होगा, बहुत बुरा होगा, ठीक है। और इत्तेफाक का क्या होगा कि अगर हम इत्तेफाक से रहेंगे तो उसमें बरकत होगी, ठीक है। अगर कोई भी हमें मुश्किल आएगी तो हम मिलजुल कर इत्तेफाक से उसका हल निकाल सकेंगे, इसका हमें बहुत फ़ायदा होगा। और नफाक में ऐसा कुछ नहीं होगा, उसमें सिर्फ हमें नुकसान होगा, क्योंकि हमने बुराई दिल में रखी होगी, एक दूसरों को हम एक दूसरे के साथ जो है हम अच्छे नहीं रहेंगे, तो नफाक का हमें नुकसान होगा, ठीक है। तो अभी हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप सब भी मेरे साथ रीडिंग करेंगे। तो क्या है, इत्तेफाक में बड़ी बरकत है, इत्तेफाक से रहने वालों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इत्तेफाक में जितनी बरकत है, नफाक में उतना ही नुकसान है। नफाक मुसीबतों में डालता है और इत्तेफाक मुश्किलों से निजात दिलाता है। एक दफ़ा का जिक्र है कि किसी शिकारी ने परिंदों का शिकार करने के लिए जंगल में जाल बिछा रखा था। क्योंकि क्या है कि एक दफ़ा का जिक्र है, एक जो शिकारी है उसने शिकार करना था परिंदों का, फिर उसने क्या किया, शिकार करने के लिए उसने जंगल में जाल बिछाया, ठीक है। दूर एक दरख्त के साए में बैठा वो परिंदों के जाल में फंसने का इंतजार कर रहा था। खुद वो क्या था कि वो दरख्त की छांव के नीचे जो बैठ के देख रहा था कि कब परिंदे आएंगे और वो इसकी जाल में कैद हो जाएंगे, ठीक है। कुछ ही देर में कबूतरों का एक गोल उधर से गुजरा, कि मतलब बहुत ज़्यादा कबूतर एक साथ जो थे, ज़्यादा कबूतर थे, ज़्यादा जब परिंदे होते हैं तो उनका एक गोल बन जाता है, ठीक है। एक गोल उधर से गुजरा, कबूतर बहुत भूखे थे। उन्होंने देखा कि ज़मीन पर गंदम के दाने बिखरे हुए हैं, और ज़मीन पर गंदम के दाने किसने जो थे गिराए थे, शिकारी ने, ठीक है। दाने देखकर उनके मुंह में पानी भर आया। वो तेजी से नीचे लपके। एक कबूतर हासा बूढ़ा और बड़ा दाना था। जो एक कबूतर था वो उन सब में से बड़ा था, ठीक है, और वो अक्लमंद था। उसने कहा, भाइयों, गंदम के दानों पर चपटने में जल्दी ना करो,
हो सकता है कि शिकारी ने जाल बिछा रखा हो, उसने उन्हें मना किया था कि आप लोग दाने देख के तो ऐसे ना करें, जल्दी ना करें, हो सकता है कि किसी शिकारी ने जाल बिछाया हो, ऐसा ना हो कि हम लालच में आकर किसी मुश्किल में फंस जाएं। कबूतरों ने दाना कबूतर की बात पर ध्यान ना दिया, वो गंदम के दाने चुगने के लिए नीचे उतरे और जाल में फंस गए। ठीक है, इतनी रीडिंग आप लोगों ने करनी है और इसके साथ साथ अल्फाज मायने जो इस लेसन में जो मुश्किल अल्फाज हैं अब मैं वो आपको करवाऊंगी। आप लोगों ने कॉपी पे क्या लिखना है, उन्वान, नफाक का अंजाम, उसके बाद अल्फाज मायने। ठीक है, पहला अल्फाज क्या है, नफाक, अंदरूनी दुश्मनी मुनाफकत, निजात रिहाई, समेत साथ, देहान तवज्जा, गोल परिंदों या जानवरों का मजमा, इत्तेफाक मिलजुल कर रहना, मुसीबत परेशानी, दाना अक्लमंद। ठीक है, ये आप लोगों ने अल्फाज मायने लिखने भी हैं और याद भी करने हैं और रीडिंग भी करनी है। ठीक है, और इसके साथ साथ आप लोगों ने जो पिछले 2 लेसन किए हैं उनकी भी रिवीजन करनी है। ठीक है क्लास, अल्लाह हाफिज़।